हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 10th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस बार एमपी बोर्ड ने एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया है। इस बार एग्ज़ाम में 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक ही वीडियो में आपको सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अलावा आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 20,000 लाइक का, इसलिए आप अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके। आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो इस वीडियो में हम सही विकल्पों के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम में जितने भी विकल्प आएंगे उन सभी विकल्पों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो इसमें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लिखा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, लिखा है एक द्विघात बहुपद x² प्लस का 99x प्लस का 127 के शून्यक होंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोनों ऋणात्मक। कैसा होगा? दोनों ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर वाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद तीसरा है, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी। एक समीकरण क्या है? युग्म संगत है तो रेखाएं कैसी होंगी? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेदी या संपाती। प्रतिच्छेदी या फिर संपाती, क्योंकि प्रतिच्छेदी या संपाती में कंडीशन होती है संगत की, और असंगत में क्या होते हैं? रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। ठीक, यदि समांतर होंगी रेखाएं तो असंगत होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है के का मान जिसके लिए वर्ग समीकरण 2x² माइनस का kx प्लस का k बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हों तो होगा केवल 0, केवल 4, केवल 8, केवल 0.8। तो इसको आप हल किस प्रकार करेंगे? तो विभक्ति का सूत्र आपने पढ़ा होगा b² माइनस 4ac बराबर 0 से। यहाँ b का मान रख देंगे k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का मान 2 और c का मान भी k हो जाएगा इक्वल में 0। यहाँ से आप k का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? k² माइनस का 8k, k कॉमन आ जाएगा, k माइनस का 8 इक्वल में 0। ठीक, फिर इसके बाद k इक्वल क्या आएगा? 0 और एक k इक्वल आएगा 8, तो 0,8 ऑप्शन नंबर 0,8 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने वाले प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो प्रसिद्ध जो गणितज्ञ थे वो थे हमारे कौन? गाउस। कौन थे? गाउस। ऑप्शन नंबर सा क्या लिखा हुआ है? गाउस लिखा हुआ है। ठीक, प्रथम गणितज्ञ जो थे हमारे कौन थे? गाउस थे। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता होगी। जब कोई घटना घटित नहीं है तो असंभव होगा। क्या होगा? असंभव, यानी इसकी प्रायिकता होगी 0। ठीक, इसके बाद लिखा है एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के पर कुल 2 परिणाम होते हैं, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो चित यानी हेड आएगा तो 1 और टोटल है 2, तो 1/2। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हम किस प्रकार निकालेंगे? तो गोले हैं तो गोले के आयतन क्या होता है? 4/3 πr²। ठीक, दूसरे का हो जाएगा 4/3 πr²। इसको 1 इसको 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इनके आयतनों का अनुपात दिया है, क्यू स्टार्ट जाके ऐसे तुलना कर लेंगे 64/27। ठीक, r1/r2 का मान निकलेगा यहाँ से, क्यू स्टार्ट जाएगा तो √q बन जाएगा 64/27, तो ये 4/3। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4πr²। तो दूसरे का हो जाएगा 4π(j1 j2)²। जो 4π कैंसिल, r1 तो r1 का मान 4 का स्क्वायर 16,
R2 का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 16:9 ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। यदि इनमें 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो वह संख्या है, तो वह संख्या होगी हमारी 36, क्योंकि इन संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक, यदि इन संख्याओं को उलट देंगे, इन संख्याओं को क्या कर देंगे, यदि इनमें 27 जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया, इनमें 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या उलट जाती है, तो इनको 27 जोड़ेंगे कितना आएगा, 36, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, यदि 1/2 वर्ग समीकरण x² प्लस kx माइनस का 5/4 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान होगा। यानी ये हमारा एक मान दिया है x का मान, हम क्या करेंगे, x के यहाँ पर ये मान रख देंगे तो यहाँ से हमारा k का मान निकल जाएगा। यहाँ रखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा प्लस का k इंटू 1/2 माइनस का 5/4 इक्वल में 0। इसको आप हल करेंगे तो इसका आंसर आपको निकल के आएगा 2। कितना आंसर आएगा आपका, 2। ठीक, प्लस का 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये माइनस का 2 है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। प्रत्येक समपूर्णांक का रूप क्या होगा, तो इसको ऑप्शन देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा 2m। क्या हो जाएगा, 2m। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यह कथन है। तो यह कथन है थेल्स प्रमेय का। किसका है, थेल्स प्रमेय का। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये वृत्त है, किसी बाह्य बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो सिर्फ 2 खींच सकती हैं। कितनी, 2। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार के समांतर तल द्वारा काटने पर प्राप्त प्रतिच्छेदक होगा। तो क्या प्राप्त होगा, हमारा वृत्त। क्या प्राप्त होगा, वृत्त। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो इसकी पूरक प्रायिकता होगी। तो ध्यान रखना, एक घटने की और एक ना घटने की, दोनों का योग होता है 1। यदि इनमें से किसी एक का मान दिया है तो दूसरे का मान आप 1 माइनस करके निकालेंगे। तो एक घटना p दी है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 1 माइनस का p। सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, c का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म cx माइनस वाई बराबर 2 एवं 6x माइनस 2y बराबर 3 के अनंततः अनेक हल होंगे। तो अनंततः अनेक हल, तो अनंततः अनेक हल में रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे के समपाती होती हैं। ठीक, तो C1/C2 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अनंततः अनेक हल हों। ठीक, तो इसमें हम मान रख देंगे तो A1/A2, तो A1 का मान कितना है C, A2 का मान कितना है 6 बराबर B1/B2, तो B1 का मान -1 और B2 का मान भी यहाँ माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो C बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, निम्न में से कौन सा एक वर्ग समीकरण नहीं है। तो वर्ग समीकरण कौन सा नहीं है, जिस पर क्या है, x पर या तो रूट लगा हो या फिर संख्या, वर्ग समीकरण बोला है जिस पर 2 की घात नहीं होगी, वो हमारा वर्ग समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x², यानी ये हमारा वर्ग समीकरण है। यहाँ पर x पर भी घात लगी है तो ये हमारा वर्ग समीकरण है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और x² 2 और 1 3, 3x² 3x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा वर्ग समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि √2 का वर्ग हो जाएगा 2 और ये x हो जाएगा x² और प्लस का x² ये है तो x² ऐड हो जाएंगे, 3x² हो जाएगा और इक्वल में 3x² से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x पे घात 2 नहीं बचेगी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, यदि एक AP का सार्वांतर 5 है तब A18 माइनस A13 का क्या मान होगा। सार्वांतर कितना है, 18 है। ठीक,
सार्वंतर कितना है 18। तो इसका सूत्र हमें बनाना है, तो क्या हो जाएगा a + 17d माइनस a + 13 का हो जाएगा, एक कम कर देते हैं 12d। ऐसा ये कैंसिल हो जाएगा, 17 में से 12 घटा देंगे तो 5d। तो 5 और d सार्वंतर कितना दिया है 5, तो 5 गुणा 5 कितना जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है दो समरूप त्रिभुज होंगे यदि, तो कंडीशन होती है इनमें, तो इसको ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि त्रिभुज के संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती या अनुपातिक होती हैं। ठीक, अनुपातिक होती हैं भुजाएं और कोण कैसे होती हैं बराबर, कौन सी संगत। तो ये आप कंडीशन याद रखना है, इसके ये दो गुण हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, लिखा है बिंदु ए 0,6 और 0,-2 के बीच की दूरी। तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको x1 y1, इसको x2 y2, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 2 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 और माइनस 6 माइनस का 8, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 64 को बाहर निकालेंगे कितना बचेगा 8। तो ऑप्शन नंबर आपका वाह राइट हो जाएगा। ठीक, ये बीच की दूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा, इसके लिए समपूर्णांक का रूप होगा। तो 4 ऑप्शन है इसके, देखते हैं क्या क्या है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2q + 1। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 एवं 8 शेषफल बचते हैं तो निम्न है। तो वह संख्या कौन सी है, 13 संख्या है। ठीक, 13 कौन सी, 13, 13 से हम क्या करेंगे इनमें भाग देंगे तो 5 और 8 हमारा शेषफल बच जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। क्या गुणनफल, तो सदैव परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, सदैव परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो 1 से 10 की सभी संख्याओं से विभाज्य, तो वह छोटी से छोटी संख्या हमारी 10 ही होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। लिखा है यदि किसी द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो k का मान होगा। तो यहाँ पर हम x का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारा k का मान निकल कर आएगा 4/3। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है यदि किसी 26 में लिखा है एक द्विघात वर्ग बहुपद x² + 99x + 127 के शून्यक होंगे। तो दोनों में प्लस प्लस लगा हुआ है, तो दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। कैसे होंगे, ऋणात्मक। और आप इसको सॉल्व करके इसका कमेंट करके आंसर मुझको बताएंगे। ठीक, इसका ऑप्शन सा भी हो सकता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। इसको जब आप इसके गुणनखंड तोड़ेंगे तो एक आपका आंसर प्लस में आएगा और एक आंसर आपका माइनस में। तो देख लेना दोनों में से कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 लिखा बहुपद x² + kx + k बराबर नहीं है 0 के शून्यक हैं। तो इसके शून्यक क्या हो जाएंगे हमारे, तो इसके दोनों शून्यक धनात्मक नहीं हो सकते। ठीक, तो इसको आप हल भी कर सकते हैं। इसके गुणनखंड तोड़ेंगे तो गुणनखंड तोड़ने पर आपको इसके दोनों मान धनात्मक नहीं मिलेंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 लिखा यदि किसी वर्ग द्विघात बहुपद ax² + bx + c को शून्यक समान हो तब, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आ एवं सा के चिन्ह विपरीत होंगे। कैसे होंगे, चिन्ह विपरीत होंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है यदि किसी वर्ग बहुपद के रूप का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो तो इस बहुपद में क्या होगा, में कोई रैखिक बहुपद नहीं होगा और स्थिरांक ऋणात्मक होगा। इसमें क्या होगा, कोई रैखिक बहुपद नहीं होगा और स्थिरांक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि समीकरण युग्म 6x - के 3y + 10 एवं 2x - के y + 9 = 0 ग्राफ पर दो रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। तो इसको जब आप ग्राफ बनाएंगे तो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेगा। कौन सी रेखाएं प्रदर्शित करेगा, समांतर, क्योंकि आप यहाँ सभी चेक कर सकते हैं। ठीक, इसको और इसको हल करेंगे तो रेखाएं कैसी आ जाएंगी, समांतर आ जाएंगी। कैसी आ जाएंगी, समांतर। ठीक,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है। लिखा है यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी। यदि युग्म कैसा है, संगत है, तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी या संपाती, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, वो हमारी कंडीशन पर आधारित होगा किस प्रकार समीकरण दिए हुए हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky = -16 संपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा। तो किस मान के लिए? के का मान हमारा हो जाएगा 2। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है सी का मान, जिसके लिए समीकरण युग्म cx - y = 2 एवं 6x - 2y = 4 के अनंतता अनेक हल होंगे। तो सी के किस मान के लिए? 3 के लिए। अभी हमने ये क्वेश्चन पीछे भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक, रिपीट हो गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका हमारा आंसर आ रहा था 36। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, निम्न वर्ग समीकरणों में से किसके दो विभिन्न वास्तविक मूल्य होंगे? तो एक हमारे ऐसा समीकरण है जिसके दो विभिन्न वास्तविक मूल्य होंगे, तो ऑप्शन नंबर वाकई। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। लिखा है निम्न में से किस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते? तो कौन से समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे? तो इनको आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट है AP -5 -5/2 0 5/2 डैश का 11वां पद। तो इसका सूत्र बनेगा a + 10d। ए आ रही हमारा प्रथम पद माइनस का 5 है गुणा 10 प्लस का 10 गुणा डी यानी दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो माइनस का 5/2 में से माइनस का 5 तो माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, 10 में से 5 जाएंगे तो 5/2, तो 5/2 हो जाएगा। इससे कैंसिल करेंगे 5 बार 5 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा? माइनस का आएगा। ठीक, 5 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 30। क्या हो जाएगा? माइनस का 30। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का ही आएगा क्योंकि यहाँ पर ये 5 दूना 10 संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो ये प्लस का 5, तो 5 25, 25 में 5 गया तो 20, प्लस का 20 राइट आंसर हो जाएगा। एक गलत लिखा है, ऑप्शन नंबर वह आपका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद 38वां क्वेश्चन है। लिखा है AP 5 8 11 14 का 10वां पद होगा। तो इसका 10वां पद कैसे निकालेंगे? तो A + 9D इसका सूत्र बनेगा। A का मान हो जाएगा 5 प्लस का 9 गुणा D यानी दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 9 3 27 और 5 कितना हो जाएगा? 27 और 5 हो जाएगा हमारा 32। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है किसी AP में यदि A = 7, 7.2, D = 3.6 तो AN = 7.2 तो N का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सूत्र लगेगा AN = A + n - 1D। इसमें आप सभी मानों को रखेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक, लिखा है यदि sin A = 1/2 तो cot A बराबर होगा। तो इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे? पहले cos का मान निकाल लेंगे तो cos बराबर होता है √1 - sin² A। तो √1 - sin का मान है 1/2, इसे हल करेंगे तो 1/4, 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो करणी 3/2 और cot होता है हमारा cos/sin। cos का मान है करणी 3/2 और sin का 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो करणी 3। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। लिखा है sin θ = A/B हो तो cos θ का मान ज्ञात कीजिए। तो cos θ का मान अभी मैंने आपके लिए ऊपर बताया है किस प्रकार निकालेंगे। तो cos θ का ये सूत्र लगाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा √B² - A² ठीक, इससे आप आपका आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूरे के बट्टा में भी ये बाहर है रूट के। ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है यदि 4 tan θ = 3 तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें आप क्या करना है, इसमें cos का भाग दे देना सब में। तो 4 इसमें cos का भाग देंगे तो ये tan θ हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 4 tan θ, इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा। और 4 tan θ का मान कितना है? 3, यहाँ रख देंगे 3 - 1 3 + 1 तो 2/4 कैंसिल कर देंगे 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2।
ऑप्शन आपका सा राइट हो जाएगा 1/2। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान होगा, तो इसका मान 1/√2 प्लस इसका भी 1/√2 ऐड कर देंगे 2/√2, तो √2 का इंटू कर देंगे और भाग दे देंगे, तो ये √2 हो जाएगा 2 से 2 इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो √2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका √2। क्या हो जाएगा? √2। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है 1/cos² थीटा प्लस 1/sec² थीटा का मान होगा, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ठीक, नेक्स्ट है 45 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक, 46 है tan 45 का मान होता है 1, कितना होता है? 1। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, लिखा है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, तो ये हमारी सर्व समीकरण नंबर 1 है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? हमारा 1 होगा, यानी 3 सर्व समीकरण होती हैं, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक, ये पहली सर्व समीकरण है। इसके बाद नेक्स्ट है एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है कि धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण मतलब जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ठीक, 60 डिग्री है। यदि खंभे के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक खंभा लगा है, ये अवनमन कोण 60 डिग्री है, और उन्होंने बोला है कि यदि मीटर दूरी 25 मीटर है तो इसकी हमें ऊंचाई निकालना है। ठीक, तो tan का सूत्र लगा देंगे, tan 60 होता है √3 h/25, इसका इंटू कर देंगे, इक्वल क्या हो जाएगा? 25√3। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा। इसके बाद नेक्स्ट है एक पेड़ की छाया 20 करणी 3 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो 20 से 20 जैसे ही कैंसिल होंगे 1/√3 बचेगा। ठीक, 1/√3 tan में किसका मान होता है? 30 का, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, जब छाया और ऊंचाई बराबर होती है तो समझ जाओ हमारा कोण 45 डिग्री का होगा, तो ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 है, लिखा है 50 हो गया 51 है, पुल पर बैठा एक व्यक्ति नदी में एक नाव देखता है जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि पुल की ऊंचाई 15 मीटर है तो नाव की पुल से दूरी, तो ऊंचाई 15 मीटर है तो दूरी भी 15 मीटर होगी, कब? जब कोण 45 डिग्री का होगा। ठीक, तो ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 लिखा है एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2 करणी 3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो क्या लिखा है? 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, तो ये 6 मीटर ऊंचा खंबा, इसकी छाया 2 करणी 3 है। tan थीटा का हम सूत्र लगा देंगे इसमें, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है? तो tan थीटा का सूत्र लगा देंगे, तो इसका होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, इससे कैंसिल 3 बटा करणी 3, इसको हम सॉल्व करेंगे 3 बटा करणी 3 को सॉल्व करेंगे तो करणी 3 का गुणा भाग कर देंगे, इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बचेगा। √3 किस में होता है? tan 60 में, तो ऑप्शन नंबर आपका वह राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, तो हमारा ऑप्शन आया था वह, राइट आंसर इसका 8 हो जाएगा। ठीक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 54, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा है एक्स अक्ष से बिंदु 2,3 की दूरी, तो एक्स अक्ष पर हमें पता है y का मान 0 होता है, तो x,0 एक बिंदु हमारे हो गया और एक बिंदु दिया है 2,3, इनकी बीच की दूरी निकालना है। तो रूट में x2 - x1, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो कितना आएगा? इसे आप ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं। क्या बोला उन्होंने? एक्स अक्ष से बिंदु 2,3 की दूरी, तो एक्स अक्ष पर y का मान देख लो कितना दिया है पर 3, तो इसकी दूरी आ जाएगी 3, ऑप्शन नंबर वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष इतने दिए हुए हैं, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे? एक आयत ले लेंगे हम, एक आयत बना लिया हमने, इसके 3 शीर्ष दिए 4 शीर्ष दिए हैं ABCO और इनमें से 3 के मान दिए हैं। ठीक, तो हमें इसका विकर्ण निकालना, तो विकर्ण मतलब J,
तो इसमें आप क्या करेंगे, दो जो निर्देशांक हमारे लिए दिए हैं उनके बीच की दूरी का सूत्र आप लगा देंगे तो आपका विकर्ण निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें बीच की दूरी की सूत्र से आप मान निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। करणी में 34 आएगा। इसी प्रकार से निकालेंगे जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया था। ठीक, नेक्स्ट है कि बिंदु -4,0, 4,0 और 0,3 के शीर्ष हैं। तो किसके शीर्ष हैं, तो ये हमारे, इनमें आप क्या करोगे, इसके ए नाम दोगे, इसको बी नाम, इसको सी नाम। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी और सी ए के बीच की दूरी। आप यहाँ से 3 दूरी निकालेंगे तो इनमें आप देखना कि तीनों दूरी बराबर हैं। क्या तीनों दूरी अलग अलग हैं, क्या कोई सी 2 दूरी एक दूसरे के बराबर और तीसरी अलग है। तो आपकी कंडीशन जैसी बनेगी उसी प्रकार से हमारा त्रिभुज बन जाएगा। तो इसमें आप देखना, इसमें 2 भुजाएं आपकी कहीं की भी बराबर आ जाएंगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 12 राइट होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें 2 दूरियां बराबर आएंगी लेकिन तीसरी अलग आएगी। तो जिसमें 2 दूरियां बराबर होंगी तो समद्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होंगी तो उसकी 2 दूरियां बराबर भी आ जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट है ए बी सी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक्स, सॉरी रूट में नहीं होता है, ऐसे लिखा रहता है एक्स कोष्टक में y2 माइनस y1, ठीक, प्लस x2 y3 माइनस y1, सॉरी x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस सूत्र में आप जैसे ही मान रखेंगे आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन सा राइट हुआ, 8 इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 लिखा है बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु में क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। तो -2 और -6 -8 भाग देंगे तो -4। किसका भाग देना है, 2 का। 8 और 4 माइनस के घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। 4 में 2 का भाग देंगे 2, तो -4,2। तो ऑप्शन नंबर सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल में यहाँ 1/2 भी रहता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, 2 समरूप त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका द राइट आंसर हो जाएगा कि संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो ये किसका कथन है, पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसका हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 लिखा है कि ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी रेखा के समांतर होती है। यह कथन है थेल्स का विलोम, सॉरी ये थेल्स का विलोम है। ठीक है, यदि समान अनुपात में विभाजित कर देती तो थेल्स, लेकिन तीसरे के समांतर पूछ लिया होती है तो यह कथन किसका है, तो विलोम है, थेल्स का विलोम। ठीक, एक त्रिभुज है, इसमें एक भुजा 2 भुजाओं को काट रही है तो वह तीसरी इस भुजा कैसे हो गई, समांतर हो गई, तो थेल्स का विलोम हो गया। ठीक, नेक्स्ट है एक व्यक्ति पूर्व की ओर, तो हम इसमें क्या करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, तो क्या लिखा, ईस्ट यानी होता है पूर्व, पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। ठीक, फिर उसके बाद उत्तर की ओर यानी यहाँ की ओर 8 मीटर जाता है। तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ये निकालना है। तो ये है हमारा 15, ये हमारा 5, 5 15, इसमें एक ट्रिपलेट होता है 5 15 और 17 का। तो ये 2 भुजा दे दी हैं तो तीसरी हमारी 17 निकल कर आएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एक सीढ़ी इस तरह रखी गई है कि उसका निचला सिरा दीवार से 5 मीटर दूर है। तो एक ये सीढ़ी है और दीवार से 5 मीटर, एक हमारी दीवार है तो इसका सिरा 5 मीटर दूर है और ऊपरी सिरा 12 मीटर, तो ऊपर सिरा लंबी है 12 मीटर है। ठीक, तो सीढ़ी की लंबाई बताओ, तो 5 12 क्या बचा, 17, सॉरी 13। एक हमारा ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का। तो इसका ऑप्शन हमारा 13 राइट आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो भुजा कोण भुजा समरूपता का आवश्यक प्रतिबंध है, कोण कोण समरूपता का प्रतिबंध है, कोण कोण समरूपता का प्रतिबंध है। ठीक, तो ये सभी हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF एवं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF समरूप नहीं है
तब निम्न में से कौन सत्य है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा FD, तब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूप कब होंगे, जब हमारे कोण B और D बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से कोण, B और D कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो कोण B बराबर कोण D, तो ऑप्शन नंबर सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR दिया है, तो एवं BC बटा QR बराबर 1/3, तो PQR BCA बराबर होगा। तो इन दोनों का मान निकालेंगे। तो जो हमारी संगत भुजा हैं वो समरूप त्रिभुजों की, जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल होते हैं उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के कैसे होते हैं, बराबर। तो इसका हम वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग। तो कितना हो जाएगा, 1/9, यानी इसका राइट आंसर द होगा। यहाँ पर मिस्टेक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द। ठीक, सॉरी, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर ABC पहले दिया है और यहाँ पर उन्होंने पलट दिया है। ठीक, तो ये हमारा 3/1 हो जाएगा। इसका हम वर्ग करेंगे तो 9/1, यानी ऑप्शन नंबर इसका आ राइट आंसर होगा। ठीक, उन्होंने घुमाने के लिए उनको यहाँ पर कुछ और बोला है और यहाँ पर कुछ और मान पूछ लिया। ठीक जी, यहाँ पहले बोला लेकिन यहाँ नीचे कर दिया है, तो आप ये ध्यान रखना। ठीक, तो इसका राइट आंसर आ होगा 9। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, लिखा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। कैसी, समान। यदि ये कोई वृत्त है, एक बाह्य बिंदु, यहाँ से दो रेखाएं खींचेंगे तो ये दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है किसी बाह्य बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। तो हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है 2, 1 और 1 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70, यदि 60 डिग्री कोण पर झुकी दो स्पर्श रेखाएं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची जाती हैं तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। क्या लिखा है कि 60 डिग्री के कोण पर झुकी दो स्पर्श रेखाएं, 60 डिग्री कोण पर झुकी दो स्पर्श रेखाएं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची जाती हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची जाती हैं। ठीक, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक, तो स्पर्श रेखा की लंबाई अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 करणी 3 आपका निकल कर आंसर आ जाएगा। ठीक, इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे 60 का अपन आधा करेंगे तो आ जाएगा 30। कितने डिग्री कोण होगा, 30। तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार। तो ये हमारा लंब है 3 और आधार हमारा कितना है, h मान लेंगे, इसको हम h मान लेंगे। ठीक, तो tan 30 का मान होता है 1/3। तो करणी 3 गुणा यहाँ हो जाएगा, तो h बराबर 3 करणी 3। ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यदि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 और 5 सेंटीमीटर हैं तो बाह्य वृत्त की प्रत्येक वह जीवा जो अंतः वृत्त को स्पर्श रेखा है की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक हमारे दो वृत्त हैं, क्या लिखा है, दो वृत्त हैं, सकेंद्रीय है, इसकी 4 सेंटीमीटर है और उसकी 5 सेंटीमीटर है। तो उन्होंने क्या बोला है, स्पर्श रेखा की लंबाई निकाली। तो 4 5 ट्रिपलेट है हमारा 3, 3 का दोगुना कर देंगे, ये भी 3 हो जाएगी, 3 दूना 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाह। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, किसी वृत्त के व्यास AB के सिरों पर XAY स्पर्श रेखा खींची गई है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। A से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा CD समांतर XY की लंबाई होगी। तो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक, इसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है R त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्र कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है वृत्त की चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है। तो चाप बराबर होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो यहाँ से उन्होंने थोड़ा सा घुमा कर दिया, चाप बराबर त्रिज्या बराबर हो जाएगा चाप इंटू कोण। यहाँ से कोण निकालेंगे तो चाप, यहाँ पर मिस्टेक है, कोण बराबर होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। ठीक, तो उन्होंने चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या कहाँ लिखा है, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। तो चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या आपका वाह राइट आंसर होगा। यहाँ पर ये मिस्टेक दिया है। ठीक,
आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, तो चाप बराबर ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप होगा। तो वृत्त का परिमाप यानी परिधि निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, कितना है 154। यहाँ से आप आर का मान निकालेंगे तो 154 बटा पाई, पाई का मान होता है 22/7, ये पलट जाएगा। तो 154 बटा 22 इंटू 7, तो इससे काट देंगे 22 सत्ते 54, तो त्रिज्या यहाँ से आर निकल के आएगी, 2 बार 7 है तो 1 बार आ जाएगी। अब इसका परिमाप निकालना है तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, आर का मान कितना है 7। ठीक, तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 7 कैंसिल, 22 दूना 44। ठीक, तो 22 दूना कितना निकल के आया आपका परिमाप, इसका 44 आंसर होगा। यहाँ पर 44 लिखा हुआ है। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 लिखा है, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे गए बड़े वृत्त से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो बड़े वृत्त से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आर का वर्ग, यानी आर स्क्वायर वर्ग मात्रक। ठीक, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, लिखा है, यदि त्रिज्याओं एवं वृत्तों की परिधियों का योगफल तीसरे त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है तो क्या होगा, R1 + R2 बराबर R। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, एक ठोस 2 सेंटीमीटर व्यास एवं 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर 12 सर्वांग समगोले बनाए जाते हैं। तो प्रत्येक गोले का व्यास होगा, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, यहाँ एक ठोस गोला, एक ठोस बेलन है, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आर का मान कितना है, व्यास दिया, इसका आधा कर देंगे तो 1, यहाँ पर रख देंगे 1, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर रख देंगे 1, तो 1 इंटू एच का मान 16। ठीक, इससे काट देंगे कितनी बार, 4 बार, 3 का यहाँ इंटू हो जाएगा, तो आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, तो आर बराबर 2, क्योंकि यहाँ 12 को हम लिख सकते हैं 2 पे घात 3। ठीक, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई, क्योंकि गोले को उन्होंने संख्या दी है, तो गोलों की संख्या कितनी है 12, तो 12 से 12 एक कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 12 आएगा, जो 4 × 12, 12 से 12 कट जाएगा, तो आर बराबर आएगा 1। जो त्रिज्या इसका दोगुना कर देंगे तो आर बराबर 1 × 2, यानी 2 आ जाएगा इसका व्यास। ऑप्शन नंबर सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 2 पे घात 3 तो हमारा 8 होता है, 12 नहीं होता। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 लिखा है, एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा काटने पर एक सिरे पर प्राप्त छोटे शंकु को पृथक कर दिया जाता है, इस प्रकार शेष बचे ठोस कहलाता है। तो हमारा क्या कहलाता है, एक शंकु का छिन्नक। क्या कहलाता है, एक शंकु का छिन्नक। ठीक, एक हमारा ये क्या है, शंकु है, ये हमारा क्या है, एक शंकु है। तो शंकु के आधार के समांतर एक तल काट देते हैं, इसके आधार के समांतर एक क्या कर दिया हमने, यहाँ से तल काट दिया है ऐसा, तो क्या बचेगा, इतना आकार बचेगा। ठीक, इस प्रकार से बचेगा, तो ये हमारा शंकु का छिन्नक कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है, एक ठोस का दूसरे ठोस परिवर्तित करने पर नए ठोस का आयतन क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित। ठीक, क्या लिखा, एक ठोस का दूसरे ठोस में परिवर्तित कर देंगे। यदि हमारा कोई शंकु है, शंकु, यदि शंकु मान लिया, बेलन कुछ ही मान लो शंकु है, शंकु को मिटाकर हमने क्या बना दिया, बेलन बना दिया, तो उसका आयतन तो अभी सेम वैसा वैसा है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 लिखा है, यदि 2 ठोस समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले आपस में आधार से आधार सटाकर जोड़े दिए जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखा है, 2 ठोस समान आधार त्रिज्या वाले अर्धगोले हैं, तो अर्धगोले हैं, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो एक गोला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोले का, 2 जोड़ देंगे तो जुड़ जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर।
नेक्स्ट है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है 16:9। ठीक। नेक्स्ट है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार के समांतर तल द्वारा काटने पर प्राप्त परिच्छेद होगा, तो ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है वृत्त। इसका राइट आंसर वाह हो जाएगा, वृत्त। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a प्लस सिग्मा FI/UI बटा सिग्मा FI/H सूत्र है, तो ये हमारा किसका सूत्र है? माध्य का। किसका? माध्य का। कौन सी विधि से? पग विचलन विधि से। ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया है 150 धारकों द्वारा 110 मीटर हर्डल दौड़ के लिए सेकंड में समयों को निम्न प्रकार सारणीकृत किया गया है, तो 14.6 सेकंड में कम समय में अपनी दौड़ संपन्न करने वाले धावकों की संख्या, तो 14.6 में बताना है। तो आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो कौन सी घटना नहीं हो सकती? कौन किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो 1/3 है, यह है 0.1, यह है 17/16 और यह 3%। 3% यानी 3/100, यानी हमारी जो प्रायिकता होगी हमेशा ऊपर एक छोटी संख्या होगी। तो इन सब में देखो छोटी संख्या ऊपर है, लेकिन इसमें बड़ी संख्या है, तो 17/16 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। 1 से छोटा 0, 1 से छोटा या 1 के बराबर, और 0 से बड़ा होता है। ठीक। ध्यान रखना। लिखा है यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता, घटना घटित नहीं हो पाई तो इसकी घटना 0, असंभव घटना है। ठीक। नेक्स्ट है यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो इसकी पूरा घटना तो 1 - p। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है यदि p किसी घटना a की प्रायिकता को प्रदर्शित करती है तो ये हमारी प्रायिकता का सूत्र लिखा हुआ है। ठीक। 0 बड़ा बराबर PA, 0 छोटा बराबर PA छोटा बराबर 1। ठीक। ये हमारा ऑप्शन नंबर सारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। लिखा है यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रतिशत में दी गई है, यह कभी नहीं हो सकती 0 से कम। ध्यान रखना, 0 से कभी कम नहीं हो सकती प्रायिकता। ठीक। और ना 1 से अधिक हो सकती है, लेकिन प्रतिशत का बोला है तो 0 से कम नहीं होगी। ठीक। लिखा है एक लड़की गणना करती है कि एक लॉटरी में उसके प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता 0.08 है। यदि 6000 टिकटों की बिक्री हुई तो उसको कितने टिकट खरीदने होंगे? तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये हमारे कितने हैं? 6000 टिकट हैं, तो 6000 में हम क्या कर देंगे? इस प्रायिकता का गुणा कर देंगे 0.08, दशमलव टांग नीचे 20 20 20 कैंसिल, 6 8 48, 0 का 0, 480 टिकट खरीदने होंगे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता हो सकती है? तो ये ऋणात्मक है, नहीं हो सकती। ए 1 से बड़ी है, नहीं हो सकती। ये भी 1 से बड़ी होगी, नहीं हो सकती। ए हमारे 18/23 ऊपर छोटी संख्या है, तो ये हमारी प्रायिकता हो सकती है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है हमारा, लिखा है कि एक व्यक्ति 1 से 100 तक के अंकों में से एक अंक सोचने के लिए कहा गया है, तो इसके अभाज्य होने की प्रायिकता, तो 1 से लेकर 100 तक हमारी 25 अभाज्य संख्या होंगी। टोटल कितनी है? 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 हमारा ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है एक सिक्के को उछालने पर चेताने की प्रायिकता, ये रिपीटेड क्वेश्चन है 1/2। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुविकल्पीय कंप्लीट होते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए वीडियो शेयर करें। और हमारा आज का जो टारगेट है वो है 20,000 लाइक का, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट में हम रिक्त स्थानों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।